नमस्कार प्रिय छात्रों छात्राओं। आज अपन देख रहे हैं गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी पर गोखले के विचारों का बहुत प्रभाव था। वे उसी के समान राजनीति में नरम थे। प्रारंभ में गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता में विश्वास रखते थे और उसमें गर्व भी अनुभव करते थे। गांधी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ 1893 में दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंगभेद की नीति का सफल विरोध करते हुए किया था। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आए थे। भारतीय जनता गांधी जी से प्रभावित थी, लेकिन गोखले के देहावसान, गोखले का जन्म 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने शरीर त्याग किया था 19 फरवरी 1915 ईस्वी को। तो तिलक की ये जो गोखले थे, इनकी मृत्यु हो चुकी थी और तिलक भी बीमार रहते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी व विपिन चंद्रपाल आदि ने, ये जो नेता थे, इन नेताओं के उत्साह में कमी हो जाने के कारण भारतीय राजनीति का नेतृत्व स्वतः ही गांधी जी के हाथों में आ गया था। प्रारंभ में गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे, परंतु बाद में अनेक घटनाओं के कारण गांधी जी पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए थे। विरुद्ध होने के पीछे कुछ घटनाएं थी और इन घटनाओं में से हम पहली जो घटना ले रहे हैं वो है रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या है, इसके बारे में अपन ठीक से देखते हैं। भारत सरकार ने मॉन्टेग्यू की आज्ञा से रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। इसने भारत में क्रांतिकारियों की गतिविधियों और उनसे संबंधित अपराधों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 बिल रखे, जिनको रॉलेट बिल या काले कानून कहा जाता है। इन कानूनों के अनुसार सरकार किसी को भी गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी और उनको चाहे जितना समय तक जेल में रख सकती थी। ऐसे ये कानून थे। भारत ने ब्रिटिश सरकार की भी युद्ध में बहुत ज़्यादा सहायता की थी, इसलिए ऐसे कोई कानून की बिल्कुल कोई आवश्यकता हमारे देश के अंदर नहीं थी। फिर भी ऐसे कानून बनाए गए थे। गांधी जी के केंद्रीय विधानमंडल और जनता के कड़े विरोध के बावजूद 2 बिलों में से एक को आतंकवादी व क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 18 मार्च 1919 के नाम से कानून बना दिया और मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। गांधी जी ने रॉलेट बिल या काले कानून का विरोध करने का निश्चय किया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और देश में हड़ताल मनाई गई। कानूनों का विरोध करने के लिए जुलूस निकाले गए। गांधी जी को दिल्ली जाते समय हरियाणा में पलवल एक जगह है, वहाँ पर 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको वापस बम्बई भेज दिया गया। गांधी जी गिरफ्तारी का समाचार हमारे पूरे भारत देश में आग की तरह फैल गया। अनेक जगह उपद्रव हुए। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के अत्यंत प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू भी गिरफ्तार कर लिए गए और किसी अज्ञात स्थान पर इनको भेज दिया गया। ये दोनों अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। मजिस्ट्रेट की कोठी की तरफ जब भीड़ ने बढ़ना शुरू किया इनके विरोध के लिए, तो सैनिक ने गोली चलाई और 2 व्यक्ति मारे गए। लोग दोनों के शवों को कंधों पर ले आए और जुलूस निकाला। मार्ग में भीड़ ने उस जुलूस के दौरान नेशनल बैंक के भवन को आग लगा दी और उसके यूरोपियन मैनेजर, एक यूरोप का मैनेजर था जो अंग्रेज था, को जान से मार दिया। भीड़ ने कुल मिलाकर 5 अंग्रेजों को मारा था। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर नगर का शासन सैनिक अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है हमारे सामने।
कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में बड़ी एक सभा हुई। जनरल डायर ने सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, परंतु सभा पर पाबंदी लगाने का नोटिस कहीं भी नगर में अच्छी तरह से नहीं घुमाया गया और हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए। जब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए तो जनरल डायर 100 भारतीय और 50 अंग्रेज, ये लगभग 150 सैनिकों को लेकर बाग में पहुंच गए। इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लगभग 150 जो सैनिक थे, इनमें से 100 भारतीय थे, 50 अंग्रेज थे। वह अपने साथ मशीन गन भी लेके गया था, परंतु बाग का एक ही रास्ता था और वह तंग था, इसलिए मशीन गन तो अंदर नहीं जा सकी थी। यह सभा बहुत शांतिपूर्वक हो रही थी और इसमें केवल डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू तथा गांधी जी की रिहाई की मांग हो रही थी। इस तीनों की रिहाई के लिए सभा हो रही थी। इसमें रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया जा रहा था। जनरल डायर ने लोगों को चेतावनी दिए बिना उन पर 303 नंबर की 1650 गोलियां चलाई और उसने गोलियां चलाना उसी समय बंद किया जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया। सभा में करीब 20,000 लोग थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए थे। वैसे कहा जाता है कि कम से कम इसमें 800 लोग मारे गए थे और करीब 2,000 लोग घायल हुए थे। जनरल डायर ने यह हत्याकांड बदले की भावना से किया था, शांति स्थापना की दृष्टि से नहीं किया था, ये बदले की भावना से किया गया था। इसका प्रमाण यह है कि बाद में जब वह हंटर कमेटी के सामने पेश हुआ तो उस समय हंटर कमेटी के एक सदस्य जो न्यायाधीश था, जिसका नाम था रैंकिन, इस रैंकिन ने उससे पूछा कि जनरल आप माफ़ करना, क्या यह आतंक का एक रूप नहीं था? जनरल डायर ने उसका जवाब दिया, नहीं, यह बड़ा भयानक कर्तव्य था जो मुझे पूरा करना था या करना पड़ा, ये डायर ने कहा। मैंने सोचा, अर्थात ये डायर ही कह रहा है कि मैंने सोचा कि मुझे गोलियां अच्छी तरह और खूब चलानी चाहिए ताकि मुझे तथा और किसी व्यक्ति को दोबारा गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये डायर के शब्द थे हंटर कमेटी के सदस्य रैंकिन के सामने। प्रिय छात्रों छात्राओं, ये देखिए कितना बड़ा भयानक एक हत्याकांड था। सर माइकल ऑडवायर, ये पंजाब गवर्नर थे, ने उसको तार द्वारा सूचित कर दिया था और कहा था तुम्हारी कार्रवाई ठीक है, गवर्नर इसको स्वीकार करता है, योर एक्शन करेक्ट, गवर्नर अप्रूव, उसने उसको अप्रूव भी कर दिया। हम इसके बाद जो देखते हैं तो आता है पंजाब में मार्शल लॉ लागू और अत्याचारों का दौर। जलियांवाला बाग कांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ कहते हैं फौजी कानून को, ये लागू कर दिया और आतंक का राज्य स्थापित कर दिया गया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर तथा अन्य स्थानों पर भी कर्नल जॉनसन, बॉसवर्थ स्मिथ, कर्नल ओब्राइन तथा अन्य सैनिक और असैनिक अधिकारियों ने भी ऐसे अत्याचार किए कि वे खून को जमाने वाले हैं। प्रिय छात्रों छात्राओं, देखो आप कि खेतों में कार्य कर रहे एकत्रित किसानों पर मशीन गन तथा हवाई जहाज से गोले बरसाए गए थे। कसूर एक जगह है पंजाब में, कैप्टन डॉविटन ने कोड़े लगवाए और उनको देखने के लिए वेश्याएं बुलवाई गई। लाहौर में भी कर्नल जॉनसन ने एक बारात के कोड़े लगवाए थे। लोगों के कोड़े लगवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करवाया गया था और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके साथ में अत्याचार हुआ था और हंटर लगवाए गए थे, वहाँ के लोग और वो बारातियों के साथ में। आगे अपन देखते हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट और उस पर प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी इन अत्याचारों की जांच करने के लिए नियुक्त की। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने पंजाब के अत्याचारों का विरोध करते हुए अपनी सर
की उपाधि वापस कर दी। इसी कारण से सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से अपना त्यागपत्र दे दिया। तब ब्रिटिश सरकार की आंखें खुली और जांच के लिए अक्टूबर 1919 ईस्वी में हंटर कमेटी नियुक्त की। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1920 ईस्वी में दी और मई 1920 ईस्वी में इस पर भारत सचिव के आदेश जारी हुए। इस बीच में ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के अत्याचारों से संबंधित सभी अधिकारियों को मुक्त कर दिया गया था। अर्थात उन सारे अधिकारी थे, वो अंग्रेज थे, और उन सबको ब्रिटिश सरकार ने माफ़ कर दिया था, मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। हंटर रिपोर्ट में भी पंजाब के अत्याचारों की केवल सफाई पेश की गई थी और सरकारी अधिकारियों का दृष्टिकोण ठीक सिद्ध किया गया था। अर्थात जो उन्होंने किया वो सही किया। जनरल डायर को केवल इतना दंड दिया गया कि उसको नौकरी से अलग कर दिया गया। परंतु आगे देखिए, इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित किया। ब्रिटिश संसद में उसकी स्तुति अर्थात उसकी प्रार्थना के पुल बांध दिए गए और वहाँ की जनता ने उसके गुजारे के लिए काफ़ी चंदा इकट्ठा किया। ब्रिटिश जनता ने उसके गुजारे के लिए काफ़ी चंदा इकट्ठा किया। सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए की गई सेवाओं के लिए जनरल डायर को सम्मान की एक तलवार, उसके सम्मान में एक तलवार तथा लगभग फिक्स हैं 2000 पाउंड भेंट किए गए। 2000 पाउंड रुपए और एक उनके लिए सम्मान के लिए तलवार दी गई थी, ये कार्य करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इन सब बातों से महात्मा गांधी तथा अन्य देशवासियों के जले हुए हृदय पर तेल का काम किया इन घटनाओं ने। इसलिए गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन गए। स्वाभाविक ही है, ये कितनी बड़ी घटनाएं थी। और इसके बाद अपन देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। टर्की के सुल्तान को, जो कि मुसलमानों का खलीफा कहते हैं धर्मगुरु को माना जाता था, प्रथम महायुद्ध में हारने के बाद, यानी प्रथम महायुद्ध में टर्की के परास्त के बाद सिंहासन से उतार दिया गया था उसको, और ब्रिटिश सरकार ने खलीफा की शक्ति को पुनः लौटाने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन सेवर्स की संधि के द्वारा आश्वासनों को भंग कर दिया गया। जो आश्वासन दिए थे उनको भी सेवर संधि के माध्यम से, या उस संधि के बाद एक तरीके से नकार दिया गया। भारतीय मुसलमान जो कि टर्की के खलीफा यानी कि धर्मगुरु को अपना धर्मगुरु मानते थे, यानी कि हमारे भारतीय देश के जो मुस्लिम थे वो उसको धर्मगुरु मानते थे, टर्की के खलीफा को। तो ब्रिटिश सरकार के ये सारे विरुद्ध हो गए भारतीय मुसलमान, और उनके साथ हिंदू भी हो गए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन अर्थात खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना या पुनः स्थापना का आंदोलन शुरू कर दिया था कि भाई खलीफा को पुनः अपनी गद्दी पर बैठाया जाए, उसकी शक्तियाँ वापस लौटाई जाएँ। गांधी जी ने इसका अर्थात खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया। अपन अब यहाँ आते हैं असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ये सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया उस समय। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे और पंजाब के अत्याचारों और खिलाफत की गलतियों को ठीक करवाने तथा स्वराज्य की स्थापना के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू तथा अली बंधुओं, जो मौलाना शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया, परंतु देश बंधु और पंडित मदन मोहन मालवीय तथा मिसेज एनी बेसेंट इसके विरुद्ध थे तथा सभापति लाला लाजपत राय को भी इससे कोई सहानुभूति नहीं थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पहले ही देहांत हो चुका था। ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। गांधी जी को मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन के कारण बहुमत प्राप्त हो गया। आगे अपन देखते हैं कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में
स्वराज्य का प्रस्ताव पारित। ये दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने पुनः इसका समर्थन किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन था। जिन्ना, मिसेज एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल कांग्रेस इस असहयोगी कार्यक्रम से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। प्रिय छात्र और छात्राओं, आज इतना ही। धन्यवाद।